कोशिश मिली हो। एडोप्स टीचरों को रख देते हैं कुछ पैसे पर, तो नौकरी तो ये पाए हैं, जो शिक्षा इन्हें चाचा भतीजा आप करो आराम। डॉक्टर उमेश कुमार को अब करने देता। कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ लगातार कमी रही, हमेशा से कमी रही है। बच्चे दूसरे राज्यों में माइग्रेट होने का मजबूर हैं, जो स्थिति है नशा मुक्ति के लिए बच्चे छटपटा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो है नशाखोरी में मजबूरन घुस जाते हैं। दूसरा जो है हमारे चाचा जी हैं, कभी पूर्व के पश्चिम से पूर्व में चले जाते हैं, पूर्व से पश्चिम में चले जाते हैं। और 6 महीना जब बाकी होगा तो आ जाते हैं, हम बेटा है आपके, हमारे पर कोई केस नहीं है, आप कहते हैं कि हम आंदोलन के ऊपर जाएं। इस कैसे आंदोलन की आप जमीन पर सोए से परसों करने के लिए मजबूर है। बच्चे मर जाते हैं पेट में और स्कूल प्रबंधन पूरी फीस मांगने के लिए तैयार था। ऐसे में जो है झारखंड सरकार ने इस पर सोचा, शिक्षा मंत्री ने भी सोचा, इस बात को समझा और वो भी सहयोग पारित कर सके बिना स्थानीय सरकार के, राज्य सरकार के। ऐसे में अभिभावकों ने 2019 में भी उन्होंने कहा था कि आप आए, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी। लेकिन इस बार जो है उन्होंने कहा कि नहीं, अब आना ही आना है। और अभिभावकों के समर्थन से और उनके ही सहयोग से मैं इस विधानसभा चुनाव में आज स्टैंड कर रहा हूँ। और इसके बिहाफ में हम लोगों ने जमशेदपुर से ऑनलाइन मूवमेंट करना शुरू किया। हम कहाँ से ठीक होता, तो ये है कि राइट टू एजुकेशन के बिहाफ में भी इन बच्चों को जो है स्कूलों में इन्वॉल्व कराया जा सकता है। इसका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़े जो एलिजिबल हो गए थे और लगातार वो नामांकन पाते रहे। और सबसे बड़ी बात हमें इस बात की होती है कि इस आंदोलन में अभिभावकों का जो समर्थन हमें लगातार मिलता रहे, ये हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहे शिक्षा पाने से। ऐसे में ये जरूरी हो गया कि उनके लिए भी रास्ते निकाले जाए। और इसी संदर्भ में इसके बैनर तले हम लोग जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर के बगल में जो जिले हैं वहाँ भी जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, वीकर सेक्शन डिप्राइव्ड क्लास। नमस्कार, मैं धर्मवीर सिंह इंडिया एंड इंडियन न्यूज पोर्टल से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, जमशेदपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां गरीब भी है और अमीर भी। गरीबों को उच्च शिक्षा और बेहतरीन शिक्षा मिलना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए जमशेदपुर में तमाम तरह के कस्बों में और स्कूली क्षेत्र में, गरीबों के क्षेत्र में काम कर रहे हमारे डॉक्टर उमेश कुमार शुरू से ही बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बेहतरीन के लिए काम कर रहे हैं। आइए हम जानते हैं उमेश कुमार से वो इस फील्ड में कैसे आए और उनकी क्या सोच है, अपनी सोच से वो शिक्षा का प्रचार प्रसार में क्या योगदान निभा रहे हैं। मैं डॉक्टर उमेश कुमार, हमारी संस्था सोशल संस्था है जमशेदपुर अभिभावक संघ। इसके बैनर तले हम लोग जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर के बगल में जो जिले हैं वहाँ भी जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं, वीकर सेक्शन डिप्राइव्ड क्लास के जो बच्चे हैं, उनके बेहतर एजुकेशन के लिए हम लोग राइट टू एजुकेशन के तहत अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में उनके नामांकन के लिए कोशिश लगातार हम लोग करता रहता हूँ और बच्चे नामांकित होते हैं और आज पढ़ भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो है राइट टू एजुकेशन जब 2011 में लागू हुआ झारखंड में, तब से जब एडमिशन हुआ था और अब तो काफ़ी बच्चे जो है 9 और 10 क्लास में चले हैं। झारखंड में राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार कानून भारत सरकार ने तो 2009 में लागू कर दिया था, लेकिन झारखंड सरकार ने इस पर कोताही करना शुरू कर दिया और इसका खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ा कि जो बच्चे को नामांकन पाना था वे नहीं पा रहे थे। ऐसे में हम लोगों ने लगातार जमशेदपुर में आंदोलन करना शुरू किया
और आंदोलन का नतीजा है कि 2011 में जमशेदपुर आंदोलन किया था, पूरे झारखंड में आरटी कानून लागू हुआ, जिसका लाभ बच्चों को मिलना शुरू हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जो नामांकन के प्रावधान दिए गए थे बच्चों का, वो लाल कार्ड और पीला कार्ड धारी अभिभावकों के बच्चे का ही नामांकन हो पाता था। ऐसी स्थिति में वे बच्चे जिनके अभिभावक के पास लाल और पीला कार्ड नहीं था, वे पिछड़ गए थे शिक्षा पाने से। ऐसे में ये जरूरी हो गया कि उनके लिए भी रास्ते निकाले जाए। और इसी संदर्भ में दिल्ली सरकार ने EWS 1 लाख वाले सालाना आय वाले को माना, और उसी ग्राउंड पर हम लोगों ने जमशेदपुर में फिर आंदोलन करना शुरू किया, और लगातार आंदोलन होता रहा। और इसका नतीजा है कि भूख हड़ताल पर भी हमें 9 दिन बैठना पड़ा उपायुक्त कार्यालय के सामने। और इसका नतीजा है कि झारखंड सरकार ने हमारे आंदोलन को सम्मान किया, और BPL आय प्रमाण पत्र जो पहले नहीं बना करता था वो बनना शुरू हुआ, और 72,000 सालाना आय वाले को BPL मानते हुए उनका प्रमाण पत्र झारखंड सरकार ने जारी करने का आदेश पारित कर दिया। ऐसे में वे बच्चे जिनके अभिभावकों के पास लाल और पीला कार्ड नहीं था, वे भी अपना नामांकन पाने के लिए एलिजिबल हो गए थे, और लगातार वो नामांकन पाते रहे। और सबसे बड़ी बात हमें खुशी इस बात की होती है कि इस आंदोलन में अभिभावकों का जो समर्थन हमें लगातार मिलता रहा, ये हमें हमेशा प्रोत्साहित करते रहा कि और बेहतर से बेहतर किया जाए। जमशेदपुर में हम लोगों ने इसके लिए लड़ा, और पूरे झारखंड के बच्चों को इसका लाभ मिला। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। सर, जैसा कि मुझे ज्ञात है कि आप एक डॉक्टर हैं, आपका पेशा डॉक्टरी का है, तो आप कैसे समय निकालते हैं कि बच्चों की बेहतरी के लिए कुछ काम कर सके? ये हमारे लिए एकदम नया फील्ड था। मैं प्रोफेशनल फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, और लगातार मेरी कोशिश ये रहती है कि कुछ अच्छा नया करते रहने की। और इसी दरमियान में मैं जो है एक बार जब पार्वती घाट में गया तो वहाँ बच्चों को पैसे लूटते हुए देखा। वह घटना मुझे अंदर तक विचलित कर दी कि ये बच्चे को शिक्षा के लिए कैसे जोड़ा जाए शिक्षा से। और मैं इस पर लगातार सोचने लगा, और सोचते सोचते जो है ये रास्ते मुझे सामने आए कि राइट टू एजुकेशन के बिहाफ में भी इन बच्चों को जो है स्कूलों में इनरोल कराया जा सकता। और फिर वहाँ से जो मूवमेंट शुरू हुआ इन बच्चों के लिए लड़ने का, क्योंकि स्कूल प्रबंधन के लिए भी ये कानून नए थे। स्कूल प्रबंधन मुफ्त में तो कुछ देते नहीं है, और ये बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देने की बात थी। तो ऐसे में लगातार टसल होता रहा, और टसल मैं समझता हूँ कि 4-5 साल तक लगातार जारी रहा, क्योंकि स्कूल देने को तैयार नहीं और हम छोड़ने को तैयार नहीं, वो वाली स्थिति थी। और अंत में स्कूलों के प्रबंधनों ने भी इस बात को समझा, और वो भी सहयोग करना शुरू कर दिया। सर, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना काल में स्कूल और अभिभावक के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव हो गया था। स्कूल पूरी फीस मांगने को आतुर था, परंतु अभिभावक जिनके काम छूट गए थे, उनकी घर की आर्थिक परेशानियों के कारण उन्हें स्कूल में देने के लिए पैसे की किल्लत हो रही थी। उस समय अभिभावक संघ ने अच्छा काम किया। तो उस क्रम में आपकी क्या योजनाएं थी? आप किस तरह अभिभावकों की मदद कर रहे थे, किस तरह शिक्षा का विस्तार कर रहे थे, और आपने किस तरह जमशेदपुर में शिक्षा की बढ़ोतरी के लिए काम किया? इस मुद्दे पर जमशेदपुर में ये ऑनलाइन जो मूवमेंट था, अभिभावकों के हमेशा रिक्वायरमेंट आते थे, डिमांड आते थे कि सर हमारी नौकरी छूट गई है, हम कहाँ से फीस दे पाए। तो ये हमें जो है ये सोचने पर मजबूर किया कि इनके लिए क्या रास्ते निकल सकते हैं। तो हमें मीडिया का भी सहयोग मिला, उनसे भी हमें जानकारी मिली कि आप जो है इस पर जो है सीधे जो है इस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बिहाफ में हम लोगों ने जमशेदपुर से ऑनलाइन मूवमेंट करना शुरू किया कि ओनली ट्यूशन फी लेने की बात थी, हैशटैग ट्यूशन फी। और इस पर जो है हमें समर्थन काफ़ी अच्छा मिला, और हमारे साथ रांची, धनबाद, बोकारो और गिरिडीह जिला के अभिभावक संघ जुड़े, और हम लोगों ने 5
अभिभावक संघ एक साथ मिलकर शिक्षा मंत्री से बात की कि इस पर रास्ता निकाला जाए, क्योंकि अभिभावकों की दुर्दशा हो चुकी है, नौकरी छूट चुकी है, उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं, तो वे फीस कहाँ से दे पाए। और स्कूल प्रबंधन पूरी फीस मांगने के लिए तैयार था। ऐसे में जो है झारखंड सरकार ने इस पर सोचा, शिक्षा मंत्री ने भी सोचा और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बैठते हैं स्कूल प्रबंधनों के साथ, अभिभावक संघ के साथ। और उन्होंने कोरोना काल में एक बैठक सेक्रेटेरिएट में अपने कार्यालय में तय की और हम लोग गए थे। कोरोना काल में बैठक हुई और बैठक में आदेश पारित हुआ कि स्कूल केवल ट्यूशन फी लेंगे। और वो आदेश पारित होने के बाद भी परेशानियां अभिभावकों को होती रही कि काफ़ी स्कूल प्रबंधन मनमानी करने लगे कि हम फीस पूरी लेंगे, केवल ट्यूशन फी से काम नहीं चलेगा। ऐसे में हमें हर स्कूलों में जहाँ जहाँ से हमें शिकायत मिलते रही अभिभावकों की, हम वहाँ जाते रहे और वहाँ पर थोड़ी हंगामे होते हैं रहे थे, लेकिन मामला सॉर्ट आउट होता रहा और अभिभावकों को इसका लाभ मिला और ट्यूशन फी स्कूलों ने लिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने अभिभावकों के लिए अच्छा खासा काम किया है, तो जब सामाजिक मुद्दे पे आप काम कर रहे थे और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो आपको ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आप विधायकी में उतरने के लिए आतुर हो गए और आप विधायक के लिए चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं? जमशेदपुर में अभिभावकों ने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बहुत हमारे घर का घेराव किया था कि आप भी विधानसभा चुनाव में हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं अभिभावकों से जुड़े हुए जो हम जिला स्तर पर नहीं मनवा सकते सरकार से। उसके लिए हमें विधानसभा तक पहुंचना ही होगा, विधानसभा के पटल में उस आवाज को उठानी ही होगी, तभी सरकार सुनेगी। क्योंकि स्थानीय स्तर पर जो अधिकारी है उनकी इतने सक्षम नहीं है कि वह आदेश पारित कर सके बिना स्थानीय सरकार के, राज्य सरकार के। ऐसे में अभिभावकों ने 2019 में भी उन्होंने कहा था कि आप आए, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी। लेकिन इस बार जो है उन्होंने कहा कि नहीं, अब आना ही आना है। और अभिभावकों के समर्थन से और उनके ही सहयोग से मैं इस विधानसभा चुनाव में आज स्टैंड कर रहा हूं और आगे मैं समझता हूं कि हमें जीत मिलती है और मिलेगी भी। अब संभावनाएं काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मैं समझता हूं कि मैं अभिभावकों के साथ साथ जमशेदपुर के नागरिक, युवाओं, महिलाओं के बेहतरी के लिए और बेहतर कर सकूं, क्योंकि जमशेदपुर में ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर यहाँ के स्थानीय विधायक नेताओं ने काम करना कभी जरूरी नहीं समझा। एमजीएम का मामला तो कोई नया नहीं है। आज भी महिलाएं जमीन पर सोए से प्रसव करने के लिए मजबूर है, बच्चे मर जाते हैं पेट में ही। तो हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं, केवल कह देने से कि हम बेटा हैं। किस बात, कैसा बेटा भाई? आपकी बहनें जो है अस्पताल में मर रही हैं और आप कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम बेटा हैं। दूसरी ओर मानवों की जो स्थिति है आप देख ले, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। मैं जब घूम रहा था तो देखा कचड़ों का अंबार लगा हुआ, कचड़ों का अंबार लगा हुआ है। ऐसे में क्या समझा जाए इसे कि आप बेटा कह के बरगला के लोगों को आप वोट लेना जानते हैं और आराम करना जानते हैं 5 साल 4.5 साल तक। अब फिर 6 महीना जब बाकी होगा तो आ जाते हैं, हम बेटा है आपके, हमारे पर कोई केस नहीं है। आप कहते हैं कि हम आंदोलन की उपज है। कैसे आंदोलन की आप उपज है? कौन से आंदोलन की उपज है? आपके आंदोलन से जमशेदपुर की जनता को क्या लाभ हुआ? मैं तो कहता हूं कि मैं आंदोलन की उपज हूं। आंदोलन लगातार करता रहूं और हमारे आंदोलन से यहाँ बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। वैसे समाज में बच्चे शिक्षित हो रहे हैं जहां पर आप लोग को करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। आपको अधिकार था, आपको अधिकार मिला हुआ था कि आप और बेहतर से बेहतर कर सके, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। और दूसरा जो है, हमारे चाचा जी हैं, कभी कूद के पश्चिम से पूर्व में चले जाते हैं, पूर्व से पश्चिम में चले जाते हैं और अभी भी पश्चिम में आके लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। अरे आप पश्चिम से पूर्व में गए थे तो वहां लॉलीपॉप क्या दिखाया? केवल बस कंपनी खुलवा देंगे, यहाँ को लोगों को मालिकाना हक दिलवा देंगे। 5 साल हो गया, आपने कुछ नहीं किया।
अब आप अपने डर से, जो हारने के डर से फिर पश्चिम में चले आए। अरे चाचा जी, अब आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा आराम कर लीजिए। और मैं कहता हूं, मैं भतीजे से भी कहता हूं, चाचा भतीजा अब आप करो आराम, डॉक्टर उमेश कुमार को अब करने दो काम। अब मैं काम करने के लिए उतर चुका हूं, अब करूंगा और आपसे बेहतर करूंगा, और आप भी हमें समर्थन देंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। डॉक्टर उमेश कुमार, आप जब चुनाव में उतर रहे हैं तो आपके मेन मुद्दे क्या हैं? आप जो उंगली उठा रहे हैं सरयू राय पर और आपके वन्ना गुप्ता पर, तो आपके मेन मुद्दे क्या हैं जिनसे आपको जनता वोट करे? देखिए, हमारे मेन मुद्दे बहुत साफ साफ है। जब स्थानीय स्तर पर उच्च हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की यहाँ लगातार कमी रही है, हमेशा से कमी रही है। बच्चे दूसरे राज्यों में माइग्रेट होने के लिए मजबूर हैं। अभिभावकों को आर्थिक नुकसान तो हो रहा है, सरकार को भी आर्थिक नुकसान हो रहा है। जो पैसे जो दूसरे राज्यों के ग्रोथ में लग रहे हैं, यहाँ से पैसे जा रहे हैं, वो अगर झारखंड में ही रहते तो यहाँ के स्थानीय स्तर पर उस सरकार में को लाभ होता और रेवेन्यू यही बनी रहती। दूसरा जो है नशा का जो स्थिति है, नशा मुक्ति के लिए बच्चे छटपटा रहे हैं। ऐसे बच्चे जो है नशाखोरी में मजबूरन घुस जाते हैं या शौकिया तौर पर घुस जाते हैं। मैं अगर आता हूं तो नशा मुक्ति पर टोटली बैन लगाने की बात होगी। स्थानीय स्तर पर युवाओं और महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके, इसके लिए हम लोगों ने जो लेआउट तैयार किया है वो खाका मेरे पास है, और मैं अगर आता हूं तो निश्चित रूप से उसे लागू करूंगा। साथ ही जो आपके जो जिला में जो सरकारी स्कूलों की जो दुर्दशा है, निजी स्कूलों से एजुकेशन में इतना अंतर है, उन दोनों में जो शिक्षा का स्तर एक रूपता लाने के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए मैं लगातार काम करूंगा, ऐसा मैं तय करके ही इस मैदान में आया। सर, जैसा कि आप शुरुआती दिनों से ही शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए आप वर्क कर रहे हैं, अभिभावकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकारी और प्राइवेट में बहुत ज़्यादा गैप है, और वो गैप को भरने के लिए आप ऐसी क्या मापदंड लाएंगे या आप क्या काम करेंगे जिससे कि जो गैप है वो कम हो और सबको समान शिक्षा का लाभ मिल सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का जो एजुकेशनल स्तर है काफी ऊंचा है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की कमी है। उनकी बराबर मॉनिटरिंग होती रहे। हमें ये भी सुनने को मिलता है कि एक शिक्षक जब सरकारी स्कूल में अपॉइंट होते हैं तो अपने जगह पर वो ड्यूटी न जाके एडॉक टीचरों को रख देते हैं कुछ पैसे पर। तो नौकरी तो ये पाए हैं, जो शिक्षा इन्हें देनी चाहिए वे एडॉक टीचर दे रहे हैं। वो कितने क्वालिफाइड है? सरकार अपने स्तर से जो स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलती है, हमारे शिक्षकों में क्वालिटी होनी चाहिए, एजुकेशनल बैकग्राउंड होना चाहिए, वो तो आता है, लेकिन वे शिक्षक घर में आराम करते हैं जो उनको शिक्षा देनी चाहिए थे बच्चों को, वो नहीं देते हैं और एडॉक टीचर को रख देते हैं। इसकी बराबर मॉनिटरिंग हो। मैं अपने जिला में तो इसको बहुत कड़ाई से इसको अनुपालन कराने के लिए कोशिश मेरी होगी। धन्यवाद उमेश सर, आपके कीमती समय को हमें देने के लिए, और हमें उम्मीद है और अभिभावकों का भी उम्मीद है कि आप जीते और अपने मुद्दों पर खरा उतरे और पश्चिमी की जनता को उनका जो भी मुद्दा है उसे आप सॉल्व करें और उन्हें आनंदमयी जीवन जीने का राह दिखाएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इंडिया एंड इंडियंस पोर्टल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें, ये मेरा आपसे आग्रह है।